लेकिन मैं अंदरूनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखकर लोग ना अनुमान लगा लेते हैं कंपनी खराब हो गई जी। अरे रिजल्ट तो सर अडानी पावर का इतना बेस्ट आया है, क्यों नहीं वो आज भागा। लगातार जो शेयर भाग रहा है आपने उसे देख कर लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि लगातार शेयर का भागना और आपका खरीदना, इस चीज़ को त्यागो। और उसके अंदर भावना रही ना कि हमने अपने को रोका और वो शेयर बहुत ऊपर भागा और फिर हमने सोचा कि ये तो हमने गलत कर दिया। वो तब खरीदते हैं जब वो शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। अब विप्रो जो आपको गिर गिर के दिखा रहा है, लोग विप्रो को ही खराब बताने लग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जब वो गिरता है तो आप उसको वो खराब बताइए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा प्रयास क्या है सर कि प्रॉफिट चाहे कम आ जाए लेकिन हमारे पैसे फंसे मत। मन करता है भाई इस शेयर पर हमें हाथ नहीं लगाना है, तो असल में वहीं पर शेयरों में हाथ लगा लेना चाहिए कि जब हमें खरीदना है हम वहाँ खरीदते नहीं, और जहाँ शेयर तेजी के साथ आता है हम वहाँ खरीद के अपने को राजा समझ लें। तो ऐसे राजा हमें बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बनना है। तो शेयरों में गिरावट होती रहती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां या म्यूचुअल फंड वाले वो ताक में रहते हैं कि कब जाकर वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे RVNL की, बात करेंगे जेपी पावर की और बात करेंगे सर कोल इंडिया की। जब शेयरों में गिरावट होती रहती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां या म्यूचुअल फंड वाले वो ताक में रहते हैं कि कब जाकर वो सही समय पर एंट्री कंपनियों में करे, चाहे वो कोई से भी सेक्टर में गिरावट होती रहती है। हम अधिकतर ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारी सही दिशा शेयरों की एंट्री करने की तब बनती है जब वो शेयर गिरावट की तरफ आकर कहीं ठहर जाए और चारों तरफ फिर उस सेक्टर में बिकवाली से जो गिरावट हो जाती है, फिर ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जहां हमारा मन करता है भाई इस शेयर पर हमें हाथ नहीं लगाना है। तो असल में वहीं पर शेयरों में हाथ लगा लेना चाहिए कि जब चारों तरफ आपको निगेटिव दिखे तो पॉजिटिव आपको खुद ब खुद देख लेना चाहिए। मैं ये क्यों कहता हूं सर, क्योंकि जब कोई शेयर बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाता है और जब मैं आपको कहता हूं कि भाई यहां मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा प्रयास क्या है सर कि प्रॉफिट चाहे कम आ जाए लेकिन हमारे पैसे फंसे मत, ये मेरा एक प्रयास है। और इसी एनालाइज के थ्रू जो मेरे से कोई पूछता है मैं उनको खरीदने बेचने के लिए नहीं कहता बल्कि रोकने के लिए कहता हूं भाई यहां पर एंट्री नहीं बन रही है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो समझते नहीं, क्योंकि उनको RVNL ना यहां पर बहुत बेस्ट लग रहा है। सर बेस्ट लगने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे से किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर RVNL को ले ले, पर उसके अंदर जो इतनी तेज़ी 18 दिनों में 92% जो शेयर भाग रहा हो, फिर हम उसकी अवधि पहले ही देख रहे हो कि भाई यहाँ पर इसे हम खरीद लें और कोई मेरे से पूछे, और जो चढ़ते शेयरों में तो मेरा व्यू कभी भी सही नहीं बनता, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो शेयर कभी ना कभी हमें फंसाएगा। नीचे गिरते हुए शेयर कभी नहीं फंसाता, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए फंसाता। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि अगर मैं पहले खरीद लेता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। तो भाई ऐसे लोग मेरी वीडियो फिर मत देखें जिनको सिर्फ लालच के तौर पर शेयर मार्केट दिख रही है। देखो सर, ऐसी अगर हमारे अंदर भावना रही ना कि हमने अपने को रोका और वो शेयर बहुत ऊपर भागा और फिर हमने सोचा कि ये तो हमने गलत कर दिया, वहीं फंस जाओगे आप। और अगर आपकी मंशा सिर्फ रुकने की बनी हुई है तो ध्यान रखना आपने खुद को बचाया है और आने वाले दिनों में आप संयम से प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे जो कमेंट करते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लेता, अगर आप कहते ना सर कि यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, तो भाई आपको जो लग रहा है वो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ फंसने वाली होती है मैं वहाँ पर आपको किसी को भी गलत चीज़ें बताऊँ, क्योंकि RVNL के बारे में सबसे पहले मैंने ही आपको 33 रुपये से इसकी हर एक चीज़ खोज कर बताई थी
और इसका विषय बताया था कि ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर वंदे भारत ट्रेन के साथ इस शेयर को देखा गया था। फिर उसके बाद कई कई चीज़ें जो RVNL में मिली इसको मजबूत कर रही हैं। और फिर आज जो दिल टूट गया होगा कुछ लोगों का, जिसने आज ही इसके अंदर खरीदारी करी होगी या ये दिन करी होगी, तो वो सोच रहा होगा कि आज भी ये अपर सर्किट लगाएगा। लगाने को ये कल भी लगाएगा, परसों भी लगा सकता है, क्योंकि शेर एकदम से फंसाता नहीं, वो चुंगल देता भाई। जितने मछलियाँ फंसाना या चिड़िया को दाना देना तो एकदम तो होता नहीं कि उसे शिकारी पकड़ लेगा, तो धीरे धीरे तो फंसा जाता है भाई। यही तो समझना है, यही चीज़ समझनी है। और जिस तरीके से लोग अपनी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट भी चाहिए। 18 दिनों में 92% जो शेयर भाग जाए, और कभी कभी किसी किसी की अभिलाषा होती है कि उसे 10% ही चाहिए, तो उसे यहाँ पर प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो आज मैंने जो आपको ये बात बताई है, ये मेरी वीडियो कल की देख लेना, जिसमें मैंने IRFC, RVNL और IRCTC में हमारी क्या योगदान, यानी हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। और जिसने वो चीज़ें नहीं समझी वो कभी भी मार्केट से पैसे नहीं कमा सकता। मैंने कहा ना कि अभी ये अपने द्वारा ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर को पूरा नहीं कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है। तो ऐसी साइकोलॉजी भाई कोई नहीं बताएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि कल को भी अपर सर्किट मार दे मेरी तरफ से तो मारता ही जाए अपर सर्किट, लेकिन अपने को एक संयम देना है। जहां आपको लगे कि आपने इसके काम के देखकर ही शेयरों को लिया है, बल्कि ये नहीं कि लगातार जो शेयर भाग रहा है आपने उसे देखकर लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि लगातार शेयर का भागना और आपका खरीदना, इस चीज को त्यागो। और उसके बाद आपको RVNL, IRFC, IRCTC, रेलटेल, ये सारे शेयर आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि बजट में ही इतना ज़्यादा जब इनके लिए बजट दे दिया गया है तो इनका तो चमकना तय है। और आगे जाकर ये आपको बहुत अच्छे टारगेट फिर दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसकी मंशा जो है RVNL की एक जुड़ाव के साथ जुड़ी है, जो ये वर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है। अब उसको समझ लो, बल्कि किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि लोग तो इतने शेयरों में फंसाने के लिए लग जाते हैं भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है तो फिर एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ? जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो क्यों कह रहे हैं भाई यहाँ पर अभी टेंशन हो सकती है, अपना प्रॉफिट भी देखना चाहिए, स्टॉप लॉस? ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये हमें समझाते हैं, पर हम नहीं समझते, क्योंकि हमको दिखता है लालच। तो लालच को त्यागिए और RVNL में सर लंबे समय के लिए बने रहने की एक अवधि बनाइए, और तब जाकर आप इनके शेयरों से जीत सकते हो। म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, उन्होंने एक दिशा IT सेक्टर में देख ली है। मार्च तिमाही में जो उन्होंने खरीदारी, करीब $2 बिलियन की खरीदारी LIC और म्यूचुअल फंड वालों ने IT सेक्टर पे देख ली है, क्योंकि IT सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। LIC ने इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा LIC ने निवेश किया है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि भाई जब LIC को विप्रो इतना ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखा, और पहले ही आपको इन्फोसिस भी गिरने के कगार में दिखा है, तो वहाँ पर अपनी LIC और म्यूचुअल फंड वालों ने फिर ऐसा क्या देख लिया कि उनको अपनी होल्डिंग यहाँ बनानी पड़ेगी। तो सीखिए बड़ी बड़ी कंपनियों से कि वो क्या एनालाइज करके शेयरों को वहाँ नहीं खरीदते जहाँ हम टॉप पे खरीदते हैं, वो तब खरीदते हैं जब वो शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। अब विप्रो जो आपको गिर गिर के दिखा रहा है, लोग विप्रो को ही खराब बताने लग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जब वो गिरता है तो आप उसको वो खराब बताएंगे, लेकिन विप्रो तो खराब अपने आप में हो ही नहीं सकता, विप्रो का इतिहास ही नहीं पता हमें। तो जब ये IT का शेयर, यानी कि सारे IT के शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसके अंदर जहां म्यूचुअल फंड LIC ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि आने वाले महीनों में तेज़ी के संकेत विप्रो हो गया, HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, और अलग से जो भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को IT सेक्टर में बनाया होगा, आने वाले दिनों में अच्छा है। क्योंकि LIC किसी चीज़ में भी ऐसे निवेश नहीं करेगा, वो तो अपने प्रॉफिट को देखेगा। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा निवेशक कौन है? LIC है। तो LIC ने कुछ सोच समझकर IT सेक्टर पर कदम रख लिए हैं। ये चीज़ इसलिए बतानी ज़रूरी हो जाती है कि भाई LIC ने फिर जब विप्रो का शेयर इतना ऊपर था, वहाँ क्यों नहीं मन बनाया?
समझिए, समझिए, इशारों को समझिए कि जहां हमें खरीदना है हम वहां खरीदते नहीं, और जहां शेयर तेजी के साथ आता है हम वहां खरीद के अपने को राजा समझ लें। तो ऐसे राजा हमें बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बनना है, तो इनकी दिशा आपको बनाकर लेनी चाहिए। जहां कोल इंडिया ने साल दर साल अपने मुनाफे में 18% की गिरावट कर दी है, तो कोल इंडिया यहां पर भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी, कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी का अगर रिजल्ट 18% साल दर साल कम आया है, तो उसके जो चीजें होती हैं उसको भी हमें जान लेना चाहिए। कोयला यहां से ज्यादा उत्पादन होगा, आयात भी अब कम होगा, यहाँ की जो नीलामी होगी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कोयला उत्पादन होगा। ये तो आपको समझना है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो अभी भी कोयले से की जाती है। ये एक विशेष अंग हो गया है जो एक रीढ़ की हड्डी पावर में बना हुआ है, और वही कोल इंडिया हमारा उत्पादन करने में और जहां प्लांट होते हैं वहां पर कोयला देने में वर्क करता है। तो ये कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती। महारत्न कंपनी के नाम से दर्ज कोल इंडिया ने जो अपना शुद्ध लाभ प्रस्तुत किया है वो किया है करीब 5,527.62 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना शुद्ध लाभ कर दिया, जो पिछले मार्च 2022 में जो करीब 6,715 करोड़ रुपए था, यानी कि करीब 18% का इन्होंने अपना प्रॉफिट को कम किया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको अब यह देखना चाहिए कि इन्होंने मार्च तिमाही में अपने उत्पादन में 7% की वृद्धि कर दी है, बढ़कर 22.41 करोड़ टन का उत्पादन इन्होंने 7% ज्यादा कर दिया है, जो पिछले तिमाही 2022 में करीब 18% था। तो अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से ये कोयले का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते जा रहे हैं। अब इनका जो 18% का प्रॉफिट कमाया, इसके बारे में भी हमें पता लगना चाहिए क्यों आया सर। इन्होंने कर्मचारी संशोधन वेतन में कुछ चीजें की हैं, उसके लिए इन्होंने प्रावधान रखा है, यानी कि बहुत बड़ा इन्होंने प्रावधान कर लिया, यानी कि हाई प्रोविजन कर लिया, जो करीब 8,153 करोड़ रुपए का इन्होंने तो प्रावधान किया है। तो इसके वजह से इनका ये प्रॉफिट जो है 18% का कम आया है। तो कंपनी ने बताया है कि हमने ये कर्मचारी के जो वेतन की चीज़ें की हैं उसके लिए उन्होंने 8,153 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, इसकी वजह से ये कमाया। तो यहाँ पर क्या है, प्रावधान करने की वजह से ये प्रॉफिट कम आया, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है इनका। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से कोल इंडिया अपने खनन के कारोबार को डिजिटलकरण करने के लिए कमर कस चुका है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से वो करीब वित्त वर्ष 2000 में 1 बिलियन टन का उत्पादन वो डिजिटलकरण जो कर रहा है उसके द्वारा उसका एक लक्ष्य है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मतलब कोल इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 में ये करीब विभिन्न परियोजना में 91,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अब इस परियोजना में गैसीकरण आ रहा है। अब कोयला जो गैसीकरण का प्लांट के लिए काम करेगा उसके अंदर कोयले का महत्वपूर्ण एक अंग है, और आपको मैंने पहले बताया था कि इन्होंने भेल के साथ अपना गैसीकरण प्लांट बनाने की एक परियोजना पे हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो कोयला का है यानी कोल इंडिया का है तो वो है गैसीकरण में, और उसके बाद इनका जो भी चीज होगी खनन और विकास पर ये सारी इसकी परियोजना चलने वाली है, जो वित्त वर्ष 2026 तक 91,000 करोड़ रुपए ये खर्च करेगा। जिस कंपनी की नींव ही कोयला और कोयला रीढ़ की हड्डी यहां बना, वो कंपनी खराब नहीं हो सकती सर। ध्यान रखना, इनकी परियोजनाओं में बहुत ज्यादा गैसीकरण आ रहा है, और गैसीकरण के लिए इन्होंने भेल के साथ जो काम किया है, मुझे वहां पर भेल जो ज्यादा है ना बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि जब कोल इंडिया की इस तरीके की एक अभिलाषा हो और दूर तक की वो अभिलाषा इस तरीके से देख रहा हो कि वो अपने हर काम को डिजिटलकरण, निविदाएं बुलाने के लिए, नीलामी करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हर संभव वो प्रयास कर रहा हो, और आने वाली दिशा में वो अपने लक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा हो। कोल इंडिया एक और जो काम कर रहा है, 168.58 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पन्न क्षमता करने के लिए ये पहले ही
15 परियोजना को इकट्ठा कर चुका है, यानी 15 परियोजना इसने पहले सिलेक्ट कर लिए जिसके अंदर ये अपने लक्ष्य को वित्त वर्ष 2026 तक पूरा करेगा। अब इस 15 में से इन्होंने 9 परियोजना को लेटर ऑफ अवार्ड भी दे दिया है। तो यानी कि कोल इंडिया जिस तरीके से अपने प्रॉफिट में 18% की हमें देखने को मिल गया, तो यहां से अपने मन को कभी मत तोड़ना, लेकिन हाँ इसकी वजह से शेयर तो गिरा है। पर एक रिजल्ट आने से क्या कंपनी के जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें कोयले के द्वारा कोल इंडिया कर रहा है वो खराब हो जाएगी? पावर में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और बता रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताया है कि आयात जो है बिल्कुल निर्भर नहीं रहने वाला है इंडिया। तो कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वो यहीं से उत्पन्न सब चीज़ें कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको कोल इंडिया एक बेस्ट है। तो खरीदना बेचना ये सब अपने द्वारा है, लेकिन मैं अंदरूनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखकर लोग ना अनुमान लगा लेते हैं कंपनी खराब हो गई जी। अरे रिजल्ट तो सर अडानी पावर का इतना बेस्ट आया है, क्यों नहीं वो आज भागा? काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर प्रॉफिट आ गया भाग जाएगा या गिर जाएगा, ये सारी चीज़ें दूर कर दो, लेकिन आज अडानी पावर को भागना था। लेकिन क्या है, लोगों की साइकोलॉजी भी तो चेंज करनी है ना। तो आज नहीं भागा, पर ये कल परसों तो जरूर भागेगा, क्योंकि इसने जो रिजल्ट दिया ना अडानी पावर ने, 8 करोड़ से सीधा 5,000 करोड़ रुपए ले आ दिया है। ये सब आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती है। तो जब साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी कि भाई आज तो इसने भागा ही नहीं है तो खराब ही हो गया अडानी पावर, ऐसा होता है ना। तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि रिजल्ट से किसी भी शेयर को मत भागो, काम के प्रति चीज़ को देखना चाहिए कि कौन अपने दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कोल इंडिया मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। अगर इसके काम को हमने समझा, डिजिटलीकरण, गैसीकरण और निविदा लक्ष्य 91,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं में खर्च करेगा, मुख्य तौर पर वो गैसीकरण पे होगी, तो ये आपके लिए एक लाभदायक शेयर हो सकता है। बाकी लोग किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, ऐसा टारगेट दे देते हैं, वो देते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जहाँ चीज़ें हमें समझनी चाहिए वो सारी साइकोलॉजी से ही निकल कर आती है। तो जहाँ जेपी पावर का कर रिजल्ट आने वाला है, और इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी बीते दिनों। मैंने कहा था कि इस कंपनी के वजह से कहीं जेपी पावर इसके चपेट में ना आ जाए, कि जब दो भाई एक साथ एक फैमिली में रहते हैं तो एक पर प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे में लाजमी प्रॉब्लम आनी है। तो यही एक कारण मैंने आपको बताया था कि जब जेपी एसोसिएट इनकी एक सहायक कंपनी है तो वो डिफ़ॉल्ट हो गई है, वो करीब 59 करोड़ रुपए वो लोन का देने के लिए डिफ़ॉल्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है जेपी पावर पर भी पड़ेगा। इन्होंने अपने सीमेंट के कारोबार को डालमिया भारत को बेचने का मन बनाया है, तो उसके बाद भी ये चीज़ जो हुई है ना कि डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था ये अपने कर्जे उतारने के लिए काम करेंगे, लेकिन उसका फिर ये चीज़ निकल कर आई कि ये डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जेपी पावर इसकी चपेट में आ रहा है। तो सर ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि जेपी एसोसिएट का कुछ अंदरूनी चीज़ें सही नहीं होंगी कि भाई उन्होंने पैसे दिया, तब तक के जेपी पावर में आपको प्रॉब्लम ही नज़र आएगी। लेकिन इस कारण से ये नहीं हो सकता कि जेपी पावर जो है ख़राब है, क्योंकि कोयले की खदानों का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि भाई ये कुछ इसको आगे नहीं करना है। जल विद्युत में ये काम करती है। आने वाली परियोजना जेपी पावर की बहुत बेस्ट, और जेपी पावर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन कई प्रॉब्लम जो आ जाती हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो कल ये इसका आने वाला रिजल्ट, और रिजल्ट में अगर इसने दे दिया प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको तेज़ी के संकेत भी दिखा सकता है। नहीं तो अगर ये रिजल्ट इसका ख़राब आएगा तो ये 5 रुपये तक भी शेयर आ सकता है, और उसके बाद तो फिर जब शेयर बढ़ने को होता है अपना भी चले जाता है। तो ये शेयर जो है ना अब रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा, और रिजल्ट आने वाला है कर। तो जेपी पावर अभी की अभिलाषा के लिए नहीं बल्कि आने वाले महीनों की अभिलाषा के लिए जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पर ही इसकी अब निगाह टिकी है। तो रिजल्ट तक हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसने रिजल्ट कैसा प्रस्तुत किया, क्योंकि कल इसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो अभी बढ़िया रेट तो मिल ही रहे हैं इसके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसी रेट से हमें ये बहुत अच्छे टारगेट दिखा दे। लेकिन अगर आपकी दूर की मंशा है तो ये अच्छे टारगेट भी आपको जेपी पावर जरूर दिखाएगा। फिलहाल तो ये अपनी जो जेपी एसोसिएट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और दोनों ही एक घर के ही स्वामी है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कोल इंडिया ने जिस तरीके से अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है उसी रिजल्ट की समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। प्रावधान करने की वजह से ये इतना जो इसका शुद्ध लाभ
बदलाव आया है ये थोड़ा सा और ज़्यादा आ सकता था अगर ये प्रावधान ना करते। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके रिजल्ट को नहीं बल्कि इसके काम के प्रति आपको देख लेना चाहिए। आरवीएल ने आज जो गिरावट की है बस आज ही कुछ लोगों को वो खराब लगने लग गया होगा, और मैंने यही साइकोलॉजी आपको बताई थी कि अभी तो ये भाग रहा है, जहाँ इसने गिरना शुरू करा वही लोग इसे खराब बता देंगे जो पहले कह रहे थे बहुत अच्छा था। तो ऐसे लोग कभी भी पैसा मार्केट से नहीं कमाएंगे, आपको देख लेना चाहिए। आईटी सेक्टर में म्यूचुअल फंड और एलआईसी की नजर लग गई है, तो इस नजर के अनुसार आने वाले महीनों में आईटी सेक्टर में बहारें मिलने को हो सकते हैं, क्योंकि अब विप्रो का शेयर काफी नीचे ही मिल रहा है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जेपी पावर में कल का रिजल्ट का करो वेट, और उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है फिर दोबारा से एक वीडियो साइकोलॉजी पर बनाई जाएगी। फिर भी बता रहा हूं कि आने वाला फ्यूचर जेपी पावर का अच्छा हो सकता है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।